तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि एक रिटेल इन्वेस्टर के पास कितने ऑप्शंस होते हैं अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट करने के। सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि हम अपनी अमाउंट इन्वेस्ट करें ही क्यों। इन्वेस्ट हम सिर्फ इसलिए करते हैं जो इन्फ्लेशन रेट होता है हम अपनी अमाउंट को इन्फ्लेशन से बचा सकें। मतलब जो महंगाई, आसान लफ्जों में जो महंगाई इंक्रीज हो रही है हर साल के हिसाब से, पिछले 5 सालों में कितने परसेंट इंक्रीज हुई, 10 सालों में कितने परसेंट इंक्रीज हुई और पिछले 20 सालों में इन्फ्लेशन कितने परसेंट इंक्रीज हुई, इससे बचने के लिए हम अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं। मतलब हमारी अमाउंट जो डी वैल्यू होती है हम उसको वैल्यूएबल बनाने के लिए हम अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं। अब इस चीज को हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे पहले आप पेट्रोल डलवाते थे 1 लीटर 120 रुपए का, बिल्कुल इसी तरीके से आज के टाइम पर वही 1 लीटर पेट्रोल आपको 250 रुपए में मिलता है या 260 रुपए में, और इस तरीके से इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से लीटर के प्राइस डिफरेंट होता है। बिल्कुल इसी तरीके से और बहुत सारी एग्जांपल है आपके पास के जो आपकी अमाउंट को डी वैल्यू करते हैं, तो इसीलिए हम अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं। अब आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे कि सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट के अंदर ये होता है कि आप अपनी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं कुछ अरसे के लिए और उसके ऊपर आपको रिटर्न आता रहता है जिसके अंदर आपकी अमाउंट भी सेफ रहती है। जैसे कि सेविंग अकाउंट डिफेंसिव सर्टिफिकेट्स जो कि गवर्नमेंट आपको ऑफर करती है, और उसके बाद आपके पास आता है ट्रेजरी बिल्स जिसके अंदर आप अपनी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है यूएसडी। अब कुछ लोग अपनी अमाउंट को यूएसडी में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि पैसे की कदर डी वैल्यू होती रहती है अगेंस्ट टू यूएस डॉलर, तो इसलिए कुछ लोग अपनी अमाउंट को यूएस डॉलर में भी इन्वेस्ट करते हैं। अब इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट के अंदर आप अपार्टमेंट बाय करते हैं, प्लॉट बाय करते हैं और इस तरीके से आप अपनी अमाउंट को सेव करते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि है शेयर मार्केट, जिसके अंदर कुछ लोग शेयर बाय करते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, अपनी अमाउंट को डी वैल्यू होने से बचाते हैं। अब मेन सवाल ये आता है कि इन सारी इन्वेस्टमेंट का पिछले 5 सालों में, 10 सालों में और 20 सालों में रिटर्न क्या रहा अगेंस्ट टू इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन के मुताबिक अगर आप इनके अंदर अपनी अमाउंट इन्वेस्ट करते तो इन्फ्लेशन आपको बीट करती, या फिर इनका रिजल्ट जो आया है पिछले 5 सालों में, 10 सालों में या फिर 20 सालों में, वो क्या है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करते हैं। तो पिछले 5 सालों के डेटा बेस पर हम बात करते हैं इन सारी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न बेस पर कि इन सब का रिटर्न कितना आया था पिछले 5 सालों के ऊपर। बैंक डिपॉजिट्स की अगर मैं बात करूं तो 12.30%, ट्रेजरी बिल्स की अगर मैं बात करूं तो 13.9%, और अगर डिफेंसिव सेविंग सर्टिफिकेट्स की अगर मैं बात करूं तो 11.5%, और अगर मैं गोल्ड की बात करूं क्योंकि गोल्ड ने बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है तो 26.30% गोल्ड इंक्रीज हुआ है। रियल इस्टेट की मैं बात करूं, कराची के रियल इस्टेट की, तो 8.90% इंक्रीज हुआ है, और कराची के स्टॉक एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो 23.16% इंक्रीज हुआ है। तो इसी तरह अगर मैं पिछले 10 सालों के डेटाबेस पर बात करूं तो बैंक डिपॉजिट्स का जो रिटर्न था वो 8.8%, ट्रेजरी बिल्स की मैं बात करूं तो 10.8%, और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स की अगर मैं बात करूं तो 10.30%, गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो 19.8%, और अगर मैं यूएसडी की बात करूं तो 10.7%, कराची रियल इस्टेट की मैं बात करूं तो 1.77%, और अगर कराची की स्टॉक एक्सचेंज की मैं बात करूं तो 13.60% का रिटर्न इन्होंने पिछले 10 साल में दिया। और इसी तरह अगर मैं 20 सालों के डेटाबेस पर बात करूं तो बैंक डिपॉजिट 7.8%, ट्रेजरी बिल्स 10.6%, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स की अगर मैं बात करूं तो 10.8%, गोल्ड की बात करें तो 18.10%, यूएसडी 8%, और कराची स्टॉक एक्सचेंज 15.7% तक इंक्रीज हुआ है पिछले 20 सालों के डेटाबेस पर। अब देखना यह है कि अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन किस इन्वेस्टमेंट ने इन्फ्लेशन रेट को बीट किया। अगर हम बात करें अपने इन्फ्लेशन रेट के ऊपर कि पिछले 5 सालों में, 10 सालों में और 20 सालों में हमारा इन्फ्लेशन रेट क्या रहा, कितने परसेंट तक इंक्रीज हुआ, तो पिछले 5 साल का जो डेटाबेस है वो ये कह रहा है कि पिछले 5 सालों में जो इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हुआ है वो 15.5% इंक्रीज हुआ है, और 10 सालों की डेटाबेस पर 10.5%, और 20 साल की डेटाबेस पर 10.4% तक इंक्रीज हुआ है। अब पिछले 5 साल ग्लोबली इन्फ्लेशन रेट के लिए बहुत ज़्यादा बुरे रहे क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी सारे मुल्क इसको सप्लाई चेन को मेंटेन नहीं कर सके, जिस वजह से इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई रहा।
अगर ऑन एन एवरेज हम बात करें तो इन्फ्लेशन रेट पर ईयर के हिसाब से 10% तक इंक्रीज होता है। अब जो इन्वेस्टमेंट आपने की है, अगर आपने उसके ऊपर 10% का रिटर्न गेन किया है, तो इन्फ्लेशन ने आपके रिटर्न को बीट किया और आपने जस्ट अपनी वैल्यू मेंटेन की। अब बात करते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो कि आपने रियल एस्टेट, स्टॉक या फिर यूएसडी, गोल्ड, इन सब के अंदर आपने अगर इन्वेस्टमेंट की थी, तो इन्फ्लेशन रेट के लिहाज से आप कितने परसेंट माइनस में हैं या फिर प्रॉफिट में, इसके डेटाबेस पर बात करते हैं। तो इन्फ्लेशन के रेट को देखते हुए अगर हमारी जो इन्वेस्टमेंट थे उसके ऊपर का रिटर्न की अगर हम बात करें, मतलब जो रिटर्न अगर आपने इन्वेस्टमेंट की होती पिछले 5 साल के डेटाबेस पर, अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन रेट को माइनस करते हुए आप अभी कितने परसेंट माइनस में है या फिर प्रॉफिट में, इस डेटाबेस पर बात करते हैं। अगर मैं रियल एस्टेट लाहौर की बात करूं तो 3.92%, रियल एस्टेट कराची की मैं बात करूं तो 6.26%, यूएसडी की मैं बात करूं तो 2.8% माइनस में, बैंक डिपॉजिट की मैं बात करूं तो 2.90% माइनस में, डिफेंसिव सेविंग सर्टिफिकेट्स की अगर मैं बात करूं तो 3.7% माइनस में, और ओवरऑल मतलब आप माइनस में ही रहे हैं। बस इन केस कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में होती तो गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया, जैसे मैंने पहले ही बताया था, गोल्ड इंक्रीज हुआ पिछले 5 सालों में 11.10% तक गोल्ड का रिटर्न बहुत अच्छा रहा। अब अगर मैं पिछले 10 सालों की डेटाबेस पर बात करूं तो रियल एस्टेट कराची ने -8.77% परफॉर्म किया, रियल एस्टेट लाहौर ने 1.74% और यूएसडी ने 0.16% पॉजिटिव। मतलब इसने जस्ट आपकी जो अमाउंट है उसको डीवैल्यू होने से बचाया और नेट टू नेट आपका प्रॉफिट रहा। बैंक डिपॉजिट की अगर मैं बात करूं तो 1.88%, डिफेंसिव सेविंग अकाउंट्स की मैं बात करूं तो 0.24% माइनस, ट्रेजरी बिल्स की मैं बात करूं तो 0.26%, गोल्ड की मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया था गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया है, तो 9.26% पॉजिटिव रहा है गोल्ड। और अगर कराची स्टॉक एक्सचेंज की मैं बात करूं तो 3.6% पॉजिटिव रहा है कराची स्टॉक एक्सचेंज भी। और इसी तरह अगर मैं 20 साल के डेटाबेस पर बात करूं तो यूएसडी -2.4%, बैंक डिपॉजिट 2.6%, और डीएससी की अगर मैं बात करूं तो 0.4% पॉजिटिव, ट्रेजरी बिल्स की मैं बात करूं तो 0.2% पॉजिटिव, गोल्ड की मैं बात करूं तो 7.7% पॉजिटिव, और कराची स्टॉक एक्सचेंज 5.30% पॉजिटिव रहा पिछले 20 सालों के डेटाबेस पर। तो ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती हैं, ये इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं कर सकती, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, सेविंग अकाउंट्स, डिफेंसिव सेविंग सर्टिफिकेट, और ये सारी चीज़ें आपके इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं कर सकती। यूएसडी है, यूएसडी के अंदर आपने अमाउंट इन्वेस्ट की, कुछ टाइम बाद अगर इन्फ्लेशन रेट हाई आता है तो फिर उसके अंदर भी जस्ट आप अपनी अमाउंट को मेंटेन कर रहे हैं। तो शुरू में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि हम इन्वेस्टमेंट करते ही क्यों हैं? हम इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि हम अपनी पैसे को डीवैल्यू होने से बचा सकें, उसकी कदर को मेंटेन कर सकें। तो इससे बड़ा सवाल ये आता है कि हम लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ क्रिएट करें, अपनी इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से इन्वेस्ट करके, ताकि हम सिर्फ अपनी अमाउंट को डीवैल्यू होने से ना बचाएं, बल्कि उसके साथ-साथ हम अपनी एक वेल्थ क्रिएट भी करें। अब अगर मैं गोल्ड की बात करूँ, गोल्ड के अंदर हमने अगर ईयरली बेस पर इन्वेस्टमेंट की होती, पिछले 10 सालों के डेटाबेस पर बात करते हैं, अगर आपने 10 साल पहले गोल्ड के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो 10 साल बाद उसका रिटर्न वो आपकी 1 लाख रुपए 6,08,000 रुपए हो चुके होते। उसमें से जो गोल्ड का रिटर्न है ईयरली बेस पर 19.4% है। और अगर बात करें उसके इन्फ्लेशन रेट की कि इन्फ्लेशन ने आपको कितना हिट किया और आपका नेट टू नेट प्रॉफिट क्या रहा, तो इन्फ्लेशन 1,72,000 रुपए के करीब आपको इन्फ्लेशन ने हिट किया, और जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 3 लाख के करीब करीब गोल्ड ने आपको रिटर्न दिया। अब ऐसी इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो ये आपकी एक वेल्थ क्रिएट करती हैं। तो ऑन एन एवरेज गोल्ड का रिटर्न तो बहुत अच्छा रहा, इसके साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज का रिटर्न भी बहुत अच्छा रहा उसके ऊपर भी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गोल्ड के अंदर और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कैसे इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं अपने अमाउंट को सेफ रखते हुए। तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड होगा, आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर पर्सन के लिहाज से
जैसे कि अगर एक बंदे की एज क्या है, कितनी एज है, उसे कितनी अमाउंट किस तरीके से इन्वेस्ट करनी चाहिए, अपना पोर्टफोलियो कैसे ग्रो करना है, किन चीज़ों में वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर मेरी नेक्स्ट वीडियो सून एज़ पॉसिबल मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा अगर आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो। थैंक यू सो मच।